सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम इन समय देश में चल रही भारत जोड़ो यात्रा पर बात करेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा गत 7 सितंबर को शुरू हुई थी और कल 16 दिसंबर है। यात्रा अपनी अवधि के 100 दिन कल पूरे कर रही है। बहुत ही महत्वाकांक्षी किस्म की इस यात्रा को लेकर कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदें बांधी हुई है। देश को कितनी उम्मीद है ये तो पता नहीं, पर पार्टी के स्तर पर इसको लेकर बड़ी उम्मीद थी। हालांकि पार्टी ने इस बात से स्पष्ट तौर पर इंकार किया था कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। इंकार इस बात से भी किया गया था कि ये कोई राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही यात्रा नहीं है। लेकिन सच यही है कि कुल 119 यात्री इस पूरी सफर के दौरान राहुल गांधी के साथ रहने वाले थे, वो साथ बने हुए हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ये यात्रा अभी तक 2500 किलोमीटर से भी लंबा सफर पूरा तय कर चुकी है। इस यात्रा के दौरान अभी 8वां राज्य चल रहा है। कुल 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से इसे गुजरना है। कुछ ही दिन में यह दिल्ली में दाखिल होगी। तो जब यात्रा 100 दिन पूरे कर रही है तो यह जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि जिन उम्मीदों के साथ इस विशाल यात्रा के सफर पर राहुल गांधी निकले, पार्टी ने अपने सारे संसाधन इस यात्रा को सफल बनाने में झोंक दिए। पार्टी के तमाम दिग्गज राजनेता इस दौरान होने वाले चुनावों से दूर रहकर इस यात्रा के हिस्सा बनने में ज्यादा दिलचस्पी लिए। उस यात्रा ने अब तक अपने उद्देश्य में कोई सफलता हासिल की है या नहीं की है। इस यात्रा के संदर्भ में दावा तो यह था कि पिछले कुछ समय में देश में जिस प्रकार से विभाजनकारी ताकतें बढ़ी हैं, जिस प्रकार से देश का वातावरण तथाकथित तौर पर विभाजित हुआ है, उसको दूर करने की दृष्टि से यात्रा है। पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह था कि ये यात्रा दरअसल कांग्रेस के खोते हुए जनाधार को वापस पाने के लिए और राहुल गांधी की जो छवि पिछले कुछ समय में एक अलग किस्म की बनी है, उससे निजात पाने के लिए भी ये कवायद है। अगर 100 दिन के सफर पर का मूल्यांकन करते हैं तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राहुल गांधी ने अपने आप को एक परिपक्व राजनेता के तौर पर प्रस्तुत करने में यात्रा के दौरान सफलता हासिल की है। उनका समर्पण, उनकी निष्ठा, उनकी तपस्या, तीनों के संदर्भ में कहीं ना कहीं देश सोचने के लिए विवश हुआ है। एक व्यक्ति जिसके संदर्भ में यह माना जाता था कि वह एक अगंभीर किस्म की राजनीति करता है, जब जरूरत का वक्त होता है तो विदेश में दिखाई देता है। तो जब इस यात्रा के संदर्भ में ऐलान हुआ था तो संशय था कि राहुल गांधी पूरा पैदल चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे, या 2-4 दिन के बाद ही हम उन्हें कारों में बैठे हुए देखेंगे। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे थे कि क्या राहुल गांधी हर दिन 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चल सकेंगे। सवाल इस बात को लेकर भी था कि क्या 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक राहुल गांधी देश में बने भी रहेंगे। लेकिन इन सारे प्रश्नों के उत्तर तब मिले जब यह देखा कि राहुल गांधी रोज चल रहे हैं। 20-30 किलोमीटर केवल वह चल नहीं रहे हैं, बल्कि जितने लोग चल रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा तेज गति से चल रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि वो देश में भी बने हुए हैं। तो राहुल गांधी के स्तर पर उनकी छवि को लेकर तो निखार साफ तौर पर दिखाई देता है, पर उसके अलावा जिन मुद्दों के विषय में ये यात्रा थी कि देश को सोचने के लिए विमर्श करेंगे, महंगाई के संदर्भ में, बढ़ती बेरोजगारी के संदर्भ में, खराब आर्थिक स्थिति के संदर्भ में, सामाजिक रूप से बढ़ती दूरियों के संदर्भ में, उसे प्राप्त करने में इस यात्रा ने कोई सफलता हासिल की है। क्या कांग्रेस के प्रति जनता का रुझान बढ़ा है? तो आज हम इसकी मीमांसा करते हैं। इस मीमांसा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी इस यात्रा पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि टू मीट माई सेल्फ ट्रेवल फार एंड वाइड, अर्थात खुद से मिलने के लिए बहुत दूर तक यात्रा करें। डेविड मिशेल ब्रिटिश अभिनेता हुए, उन्होंने ये बात कही थी। राहुल गांधी इस विचार सूत्र पर अमल कर रहे हैं, पर उनकी पार्टी क्या इस विचार सूत्र पर अमल करते हुए कुछ हासिल कर रही है, यह हमारे जहन में होना चाहिए। और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, उसके प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय खास तौर पर मौजूद हैं। इस यात्रा के गंभीर किस्म के आलोचक के तौर पर देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के ओर से, अर्थात भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय जी भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ जाने माने समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी खास तौर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं अपनी तटस्थ राय देने के लिए, और इन सबके बीच अपनी निष्पक्ष और प्रखर टिप्पणी के लिए ख्यात प्रशांत टंडन जी वरिष्ठ पत्रकार, वह भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से ही करते हैं। अजय उपाध्याय जी, 100 दिन यात्रा के पूरे हो रहे हैं कल। जानना चाहते हैं, यात्रा अब समापन की ओर है,
3,500 किलोमीटर की यात्रा थी। तकरीबन 2,3500 किलोमीटर का सफर पूरा हो रहा है। सफर तो पूरा हो रहा है, पर उम्मीदें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। थोड़ा रोशनी दीजिए, कहां तक पहुंची आपकी उम्मीदें आसमान को छूने की ओर? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको हृदय तल से धन्यवाद दूंगा कि आपने इस चर्चा को कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में आज रखा, और इतना बड़ा डिबेट और इतने अच्छे पैनल के साथ आप इस डिबेट को ला रहे हैं। ये अपने आप में इस चर्चा की सार्थकता की कहानी यहीं से करती है जी। अदरवाइज राहुल जी पर, कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बहुत सारे मुद्दे पर रोज आजकल दूसरे दलों, दूसरे चैनलों में चर्चाएं होती हैं, और बार बार मुद्दों से भटका करके कहीं न कहीं इशू को डाइवर्ट करना रहा है। पर आप जैसे शुद्धि पत्रकार यदि इस चर्चा को समझते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो ये अपने आप में इसकी प्रासंगिकता को कहीं न कहीं साबित करता है। दो तीन मुद्दे हैं जो जल्दी से मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, आपके दर्शकों के समक्ष। आज का, सिर्फ आज की बात करता हूं। आज 3 समूहों से राहुल गांधी जी मिले हैं। डॉक्टर्स का एक समूह था जो स्थानीय स्तर पर क्या समस्याओं का निदान जन हित में क्या हो सकता है, उनसे बहुत सारे विचार विमर्श हुए। उसके बाद विभिन्न खेल अवार्डी जो अलग अलग खेलों में अवार्ड लिया, खिलाड़ियों से उन मिले, और खिलाड़ियों से मिलकर के उस संबंध में क्या चीजें आगे और बेहतर की जा सकती है, और कांग्रेस रूल स्टेट में भी क्या क्या किया जा सकता है, और विपक्ष में क्या सहयोग के लिए और क्या हम सार्थक संवाद कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। लैंड फॉर लाइफ 2021 पुरस्कार विजेता है श्याम सुंदर ज्वानी जी। 25 लाख पेड़ पौधे उन्होंने लगाए, उनसे भी मुलाकात की। और ये आज का सिर्फ नहीं, प्रतिरोज ये 100 दिनों में लगभग ऐसे 100-200 समूहों से वो मिले हैं, अलग अलग देश की जो समस्याओं पर जो विचार विमर्श पैदा किया जा सकता है उस पर, और वो हुआ है। मुद्दे जो आपने कहा कि 2-3 मुद्दे जिन पर शुरुआत हुई थी, देश में नफरत मिटाने का मुद्दा, मुझे लगता है कि ये मुद्दा सबसे ज्यादा सार्थक मुद्दा था, और उस पर बहस कम से कम पूरे देश में और मीडिया वर्ग में और विभिन्न पार्टियों में आई। और मुझे लगा कई बार ऐसे दौड़ आए जब सत्ता पक्ष को भी लगा कि नहीं, इन मुद्दों पर अब जो है कहीं ना कहीं बहस को अलग डायरेक्शन में लेना है, और उन लोगों ने भी कई बार इस पर चर्चा की। बाकी देश के जनमानस में तो एक जरूर बात गई कि भारत को यदि एक रखना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं, और उनको एक साथ जोड़ के रखना है। महंगाई, बेरोजगारी का जो मुद्दा हमने उठाया जी, विभिन्न जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस यात्रा के दौरान लोग जो मिले और लोगों ने जो अपनी इस संदर्भ में समस्याएं बताई, कहीं ना कहीं उससे जो है एक जागरूकता, जन जागृति फैली। और मुझे लगता है कि अभी महंगाई दर में कमी आई है, आरबीआई लगातार उस पर प्रयास किया, एक दबाव का जो प्रतिपक्ष का जो रोल होता है, कहीं ना कहीं वो भी एक सार्थक कदम आगे बढ़ रहा है। अभी ये पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक रास्ता उस पर निकल रहा है। हाँ, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा आज भी है देश में, और आने वाले भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, इस पर सरकार, सत्ता पक्ष कम से कम जवाबदेह बने जनता के लिए, ये हमारा प्रयास है। राहुल गांधी जी की इस यात्रा का मैं मानता हूं कि एक निष्कर्ष है कि सबको एक साथ जोड़ करके विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लेने का, विभिन्न समुदायों को एक साथ जोड़ने का, और इतनी बड़ी यात्रा के दौरान लोगों से, सामान्य लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का जो कार्यक्रम किया, एक सकारात्मक दिशा में ये पूरी यात्रा। मेरा सवाल है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपने काफी विस्तार से बताने की चेष्टा की, मैं आपके कहे से ही शुरुआत करता हूं। जोड़ने के लिए थी, नफरत खत्म करने के लिए थी, पर राहुल गांधी के बयानों से ऐसा लगा नहीं कि नफरत खत्म करने के लिए, बल्कि नफरत को और सार्वजनिक करने के लिए। संघ के संदर्भ में जिस तरीके से राहुल गांधी के विचार सार्वजनिक होते हैं, क्या इस बात से आप इंकार करेंगे कि इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति आस्था रखता है, एक बड़ा वर्ग है जो उस विचारधारा के प्रति सम्मान रखता है, एक बड़ा वर्ग है जो उस विचारधारा के साथ जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आप जोड़ने के लिए निकले थे, तमाम लोगों से जानने बूझने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो तमिलनाडु के विवादास्पद पादरी से मिलने में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो देवी देवताओं के संदर्भ में किस प्रकार की टिप्पणी करते थे, वो बाद में सार्वजनिक हुआ। आपसे जानना चाहता हूं कि संघ के संदर्भ में उसे जानने बूझने समझने का कोई प्रयास राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया? क्या संघ की किसी शाखा में जाकर वो करते क्या है, इसे इस 100 दिन के दौरान कोई उपक्रम राहुल गांधी ने किया? संघ का तौर तरीका क्या है, इसे समझने की क्या राहुल गांधी ने कोशिश की? एक सवाल है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसा कुशाग्र प्रवक्ता यहां पर मौजूद है, थोड़ा समझाएगा ना। नाम था भारत जोड़ो यात्रा, एक वर्ग को तोड़ने की अभिलाषा के साथ अगर निकली हुई यात्रा है डॉक्टर अजय उपाध्याय, तो कैसे यकीन करें यह भारत जोड़ो यात्रा है। डॉक्टर साहब, कन्याकुमारी से कश्मीर जब हम चल रहे थे, कन्याकुमारी की शुरुआत हुई थी, वहीं से ये बात कहीं ना कहीं चर्चा में थी कि हम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ही टिके रहें, और निश्चित तौर पे उसका आशय था सभी धर्म के लोगों से, सभी संप्रदाय के लोगों से बेहिचक होकर के मिले, और जो रास्ते में आए, जो बात करना चाहे, जो समूह मिलना चाहे, उससे जरूर बात। ये नहीं है कि यात्रा छोड़कर कहीं हम भटक करके जाएं, लेकिन यात्रा के दरमियान, और ऐसा हुआ, ठीक कह रहे हैं आप, पादरी से भी वो मिले, वो धर्मगुरुओं से भी मिले, हिंदू धर्मगुरुओं से, इस्लाम के धर्मगुरुओं से भी मिले, और सिख यात्रा आप देखें कि गुरु गोविंद सिंह के उस पर क्या उन्होंने लगातार समय दिया। मैं उनका उद्देश्य ये नहीं था इन धर्मों के जिस्ट को कहीं ना कहीं एक साथ एक मैसेज देने का था, और इन लोगों को आपस में मिलने का। ठीक है, किसने क्या कहा पहले, आगे क्या कहेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। उसमें हो सकता है बहुत सारे से जो मिले हैं कोई कुछ विवादास्पद शब्द दे सकता है, लेकिन उनका ये उद्देश्य नहीं था। आरएसएस के संदर्भ में जो आपने चर्चा की है, देखिए आरएसएस के संदर्भ में एक धारणा पूरे देश में है, और मुझे लगता है ये सिर्फ धारणा नहीं है, बहुत हद तक उसमें सच्चाई है। आरएसएस में अच्छे लोग भी हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन जो सावरकर के पृष्ठभूमि के लोग हैं या सावरकर को मानने वाले हैं, ये आप मानकर चलिए वो गांधी को नहीं मानेंगे, क्योंकि सावरकर और गांधी के विचारधारा दो तरह की विचारधारा है। और सावरकर का विचारधारा जो है, जो पोस्ट है, सावरकर जो वो वाले सावरकर नहीं जो राष्ट्रवादी सावरकर थे, बाद के सावरकर जब जेल से निकले, और जिस तरह के हिंदू मुस्लिम एकता में कहीं न कहीं खलल पड़ा, बहुत सारी चीजें जो जुड़ी हुई है, यदि वही विचारधारा को मानने वाले लोग यदि उसको प्रमोट करेंगे और उसी को हम संवाद के तरीके में लाएंगे तो नहीं चलेगा। उस 20 को यदि आपको निकालना है तो 20 को निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको सांप से डसवाना चाहिए, तो वो अनुभव तभी आपको होगा जब डस लेगा सांप। देश देख रहा है कि कौन हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण की राजनीति करके सियासत करता है, लेकिन समाज उससे टूटता है। इस समाज का जोड़ना जरूरी है, देश उसी से बना है। सियासत तो होती रहती, आती जाती रहती है, कभी सत्ता मेरी होगी। डॉक्टर अजय उपाध्याय मुझे समझा पाने में नाकाम है। डॉक्टर अजय उपाध्याय को स्वयं भी ये जानने की जरूरत है कि संघ और सावरकर का परस्पर कोई संबंध नहीं रहा है, बल्कि संघ के द्वारा पोषित राजनीतिक दल ने तो सावरकर की पार्टी को ही भारतीय राजनीति में खत्म कर दिया। ये ऐतिहासिक सत्य है। जिस राजनीतिक दल से सावरकर जुड़े हुए था उसका नाम था अखिल भारतीय हिंदू महासभा, और उसके समानांतर एक राजनीतिक दल गठित हुआ 1951 में संघ के संरक्षण में, उसका नाम था भारतीय जनसंघ। और जैसे जैसे जनसंघ विस्तार लेता गया, हिंदू महासभा केवल और केवल कागजों में ही सिमटती चली गई। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। दरअसल सावरकर की पार्टी को खत्म करने वाले राजनीतिक दल और संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। यह इतिहास है डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपकी जानकारी के लिए केवल। ये तो आज की सियासत है जिसमें भाजपा भी सावरकर के साथ अपने आप को जोड़कर गौरवान्वित महसूस करती है, और आपको भी लगता है कि सावरकर के साथ भाजपा और संघ को जोड़कर आपकी सियासत में कुछ फायदे की स्थिति बन सकती है। पर तथ्य यही है कि सावरकर और संघ एक दूसरे के सहयोगी नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी रहे जब तक सावरकर जिंदा रहे। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सावरकर को छोड़कर गुरुजी के संपर्क में आकर उनके संरक्षण में एक नए राजनीतिक दल का गठन किए। ये भी इतिहास है, आपकी जानकारी के लिए। बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस यात्रा के कटु आलोचक चिंतामणि मालवीय जी हैं। क्या उनके चिंतन में कोई बदलाव आया राहुल गांधी के संदर्भ में, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्या वो समझ पाए कि एक व्यक्ति त्याग तपस्या के माध्यम से इस देश में इस तरीके से अपने आप को साबित कर सकता है? क्या अब राहुल गांधी के प्रति कुछ सम्मान, कुछ स्नेह का भाव चिंतामणि मालवीय जी आपके अंदर पैदा हुआ? आपके संसदीय क्षेत्र से भी राहुल गांधी गुजर कर गए हैं, उनकी चरण धूलि उज्जैन से भी पड़ी है। तो आपसे जानना चाहता हूं, बाकी को छोड़े, क्या चिंतामणि जी के चिंतन में कुछ परिवर्तन कर पाने में राहुल गांधी सफल रहे कि नहीं रहे, जानने में दिलचस्पी हमारी। देखिए, राहुल गांधी जी की छवि निश्चित रूप से एक अस्थिर चित्त व्यक्ति की थी जो थोड़ी सुधरी है, इसमें कोई वो नहीं, और हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह के वक्तव्य और जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, यदि वो न देते
तो शायद उनकी छवि को ज्यादा लाभ होता। मैं एक जो उसकी की समीक्षा करना चाहता हूं, और मैं तो कहना चाहता हूं कि ठीक है वो निकले, लेकिन जनता को वो टच नहीं कर पाए जी। और उनके साथ जिस तरह के निकले लोग, उन्होंने अनेक प्रश्नों को जन्म दिया। भले ही वो स्वरा भास्कर हो, रघुराम राजन हो, कन्हैया कुमार तो उनके हीरो बने हुए हैं, सारी प्रेस वार्ताएं वही लेते हैं, तो इनका मन तो नहीं बदल गया होगा। योगेंद्र यादव तो पूरी इस व्यवस्था के नियंता है, शुरुआत उन्होंने इसको, उनका ब्रेन चाइल्ड है ये कह सकते हैं। तो ये तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य राहुल गांधी का चेहरा आगे करके क्या करना चाहते हैं। वस्तुतः मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी यहाँ उपकरण बने हुए हैं, जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, जो देश विरोधी चिंतन रखते हैं, उनका चेहरा आज राहुल गांधी जी बन गए हैं। दूसरी बात यह है कि वो इतने ही जोड़ने निकले हैं, तो एक भी शब्द उन्होंने अतिवादियों के खिलाफ नहीं कहा, एक भी शब्द उन्होंने मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोला। वो सारा जो तोड़ो और ये भारत तोड़ने का जो जिम्मेदारी वो केवल हिंदुओं पे लाद रहे, ये संदेश उनके वक्तव्यों से बार बार आता है कि भारत जोड़ने का काम जो है वो हम कर रहे हैं, और जो हिंदू लोग हैं ये भारत तोड़ते हैं। मैं बहुत विनम्रता से रोकना चाहूंगा चिंतामणि जी, थोड़े उन बयानों को सार्वजनिक कीजिए ना, जिससे ये बोध होता है कि राहुल गांधी हिंदुओं को इस देश को तोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम भी समझना चाहते हैं, अभी तो समझ में नहीं आया। ये तो आपने खुलासा किया कि राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं जैसे हिंदू जो है भारत तोड़ रहे। थोड़ा समझाइए ना हमें चिंतामणि जी, इतनी गंभीर बात आपने कह दी। बार बार अनावश्यक रूप से वीर सावरकर को लेकर के आए, वीर सावरकर के खिलाफ उन्होंने अनर्गल टिप्पणी करी, संघ के बारे में वो बार बार बात करते रहे। तो सीधी सीधी बात है, उन्होंने जमायत इस्लाम के बारे में कुछ नहीं कहा, आतंकवादियों के बारे में कुछ नहीं कहा, जो मदरसे नफरत परोस रहे हैं हमारे बच्चों में उनके बारे में कुछ नहीं कहा। अरे भाई देश जोड़ना है तो सब, तो आप नफरत छोड़ना है तो सभी से बोलो नफरत छोड़ो। केवल हिंदू कर रहे हैं, इस तरह का संकेत वो करना चाहते हैं, और उन्हें देश ही जोड़ना है। ये तो बहुत खोखले नारों पे निकली हुई यात्रा है, इसका कोई तात्विक आधार नहीं है। कोई बस ये निकले हैं और निकल गए हैं, इनका केडर मोबिलाइज हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत समय बाद अवसर मिला कि वो अपने बड़े बड़े पोस्टर छपा सके। जिनको चुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी करना है या अपने आप को दिखाना है, उनको अभिव्यक्ति का मौका मिला है। इसके सिवा इसका कोई असर नहीं, क्योंकि जनता जो है वो राहुल गांधी के पदचिन्हों को नहीं पकड़ती है, जनता विचार को पकड़ती है। आप क्या बात कर रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर के आए हैं, तो मुद्दा विहीनता, खोखली नारों पर, खोखली बातों पर निकली हुई है यात्रा। मुझे चिंतामणि एक बात बताइए, या हजारों की भीड़ जो आती है, छोटे छोटे बच्चे भी अपनी गुल्लक लेकर राहुल गांधी की यात्रा में सहयोग करने के लिए पहुंचते हैं, ऐसे दृश्य हम देखते हैं। कई लोग कई हजार किलोमीटर की यात्रा करके भी जो है उनसे अपनी स्मृतियों को साझा करने के लिए पहुंचते हैं। तो ये भीड़, ये उन्माद, ये जोश किस लिए, जब जनता से जुड़ी नहीं तो? देखिए, जो केडर का जुड़ना और भीड़ का जुड़ना, ये दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। भीड़ का मतलब होता है कि जन सामान्य उसमें आए, मतलब में भीड़ हो सकती है, केडर है उनका बहुत बड़ा, जिस उज्जैन से निकले, लेकिन लोग जो है वो 200-200 किलोमीटर तक के आए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो वो तो दिखेंगे ही, निकलेंगे तो। और कम से कम चिंतामणि आप ये तो मान रहे हैं कि कांग्रेस का कैडर है। अभी तो आप पहले बयान ये दे रहे कांग्रेस का कैडर भी नहीं रहा, तो कम से कम राहुल गांधी की यात्रा ने इतना तो साबित कर दिया कि देश में कांग्रेस का कैडर है और एक दमदार कैडर है। इतना तो माने आपकी बात से? केडर है, दमदार केडर होता तो 20 साल सत्ता से बाहर थोड़े रहते। आप तो अपनी बात से इतनी जल्दी पलट जाते हो कि ऐसा तो सुबह निकला हुआ सूरज भी शाम तक का इंतजार करता है डूबने के लिए। आप तो मिनट भर नहीं लेते चिंतामणि जी। अभी बता रहे थे कि कैडर है, कैडर के कारण से दिखता है, और जैसे मैंने कहा कि आपने मान लिया है कि कैडर है, तुरंत इंकार कर दिया। कमाल है। बहरहाल चिंतामणि जी थोड़ा और विचार करेंगे, लेकिन मेरे पास इसमें तटस्थ राय देने के लिए दो खास पैनलिस्ट हैं। रघु ठाकुर जनता से जुड़े हुए व्यक्ति है, उन्होंने चुनावी राजनीति में हार जीत के स्थान पर हमेशा मुद्दों को महत्व दिया। राहुल गांधी भी लगातार ये कहते हुए आए कि इस यात्रा के राजनीतिक मायने न निकाले जाएं। एक खास बात जो आज उन्होंने कही, अलग अलग बयानों के भी चिंतामणि जी बात कर रहे थे, कल उन्होंने कुछ बयान दिए, वो बयान बड़े महत्वपूर्ण है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डोटेसरा, वो अपने नेता की प्रशंसा कर रहे थे, और प्रशंसा करते हुए उन्होंने बताया कि एक महात्मा गांधी थे जो यात्रा पर निकले थे और उन्होंने आजादी दिलाई, और अब राहुल गांधी निकले। अमूमन कोई भी नेता होता है ऐसी प्रशंसा सुनकर मुग्ध हो जाता है, पर जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने ऐतराज कर दिया।
मैं इस तुलना को सही नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी की जगह नहीं ले सकता, कम से कम मैं तो हरगिज नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बात का बहुत बखान मत कीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया। उस दौर में उनसे जो हो सका वो उन्होंने किया। अभी बात केवल इस बात की करनी चाहिए कि कांग्रेस आगे क्या करके देश के लिए देगी, हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करके देंगे। राहुल गांधी इस तरीके से बोलेंगे, ऐसी उम्मीद पहले नहीं की जाती थी। मैं रघु ठाकुर जी से समझना चाहूंगा क्या बदलाव राहुल गांधी के संदर्भ में और उस यात्रा को लेकर एक समाजवादी चिंतक क्या देख पा रहा है, जानने में देश की दिलचस्पी है। रघु जी। जी नमस्कार हिमांशु जी। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू की है। उसमें काफी बदलाव आया है जी और लोग ऐसा मानने लगे हैं कि नहीं, इनमें इनकी जो छवि बना दी गई थी पहले, जी जो उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल होता था कि पप्पू और वगैरह वगैरह, उससे अभी लोगों की भिन्न राय बनी है और हुआ कि नहीं, व्यक्ति में भी कुछ गुण है, कुछ क्षमताएं हैं। जी तो ये उनके निजी व्यक्तित्व के विकास के लिए तो काफी फायदेमंद है। जी अब दूसरा सवाल है कि इस यात्रा का जो उद्देश्य है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनका उद्देश्य तो वास्तव में राजनीतिक ही है, और भले वो उसको राजनीतिक कह रहे हो या उनकी पार्टी राजनीतिक कह रही हो, पर तो उद्देश्य राजनीतिक है। मैं तो उद्देश्य को छिपा के चलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक दल के लोग हैं, अगर वो राजनीतिक यात्रा निकालते तो कोई बुराई की बात नहीं। और एक सगुण मुद्दा अगर वो लेके चलते कि जो सगुण मुद्दा में कुछ कार्यक्रम भी होते हैं, हम बदलाव में क्या कार्यक्रम चाहते हैं। अभी जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा का जो मुद्दा है, ये निस्संदेह सही बात है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की एक दूसरे के प्रति भावनाएं बनी है, परंतु एक देश के पैमाने पर एक मुद्दा ही जरूर मुद्दा है। हमें याद है कि बाबा आमटे ने भी एक यात्रा एक बार निकाली थी जी भारत जोड़ो, जात पात की बातें छोड़ो, भारत जोड़ो, पर उस यात्रा के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल पाया। चंद्रशेखर जी ने यात्रा निकाली थी, उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया। पर गांधी की जो यात्रा थी, गांधी की यात्रा एक मुद्दे को लेकर थी कि नमक के बनाने के ऊपर जो रोक लगाने वाला कानून है, ये जो विदेशी सत्ता है, ये हम इसकी खिलाफत करते हैं। तो इसमें मुद्दा स्पष्ट नहीं है, और इस स्पष्ट नहीं होने की वजह से इसका जो प्रभाव है वो बहुत दूर तक जा पाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि जो लोगों से मिल रहे हैं, अभी आपने से अपनी बात में शुरू में कहा था कि वो 3 समूह से आज मिले हैं, कल भी कुछ समूह से मिले हैं, चर्चा कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार की सुरक्षा में वो यात्रा हो रही है, उतनी सुरक्षा में क्या कोई सामान्य व्यक्ति के साथ चर्चा करना संभव है? जी अभी हमको जो लोग उस यात्रा से लौट के आए थे, उसने पूछा कि भाई व्यवस्था किस प्रकार। अब हम लोग इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है कि उन्होंने राजनीतिक दलों को इसमें चर्चा में शामिल नहीं किया। वो कुछ स्वयंसेवी संगठन है, उनकी बातों पर या उनके कहने के साथ या उनको साथ लेके चल रहे हैं, और ये जो उनके एजेंडे में गड़बड़ियां आ रही हैं कई सवालों को लेकर, उस वजह ही दी है। जैसे सावरकर का मामला है जी, वर्कर की गुणों को, कमियों को, दोनों को जानते, परंतु अगर आप भारत को जोड़ने निकले हैं तो आपको इसको बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसे जरूरत भी नहीं है कि जब आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके नाम का डाक टिकट जारी किया बॉम्बे में जाकर के, उनका सम्मान किया, तो आपको इस बहस को भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देश के सामने और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, देश में जो बेरोजगारी है, देश में जो गरीबी है, देश में जो विषमताएं बढ़ रही हैं, ये सवाल महत्वपूर्ण है, इस्लाम पर जारी चर्चा होती। परंतु हमने तो एक और अनुभव किया कि जब वो चले थे तो कारपोरेट का नाम ले रहे थे, आगे आते आते उन्होंने कारपोरेट का नाम लेना बंद कर दिया है। अब ये कहना शुरू किया है कि हम कारपोरेट के एकाधिकार के खिलाफ है, तो ये एक निर्गुण बात हो गई, ये सगुण कार्यक्रम नहीं हुआ। तो अगर अच्छा होता कि वो कुछ सगुण कार्यक्रम लेते और राजनीतिक व्यक्ति की राजनीतिक यात्रा करने में कोई बुराई नहीं होती है। जो यात्रा के बारे में ब्यौरा हमको जो मिला, जो जानकारियां मिली है कि सुरक्षा के उपाय, स्वाभाविक उनके परिवार के कई लोगों की हत्याएं हुई हैं, तो उनकी जानकारी के चिंता सोरत हम सभी चिंता करते हैं कि उस पर रहे, अच्छे रहे, पर उस सुरक्षा में क्या सामान्य व्यक्ति के साथ कोई समाज होना संभव है? जो तो इसके लिए तो मैं वापस डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास जब जाऊंगा उनसे उत्तर लेने की कोशिश करूंगा। पर रघु ठाकुर जी 2 बात कह रहे हैं जो समझने की है कि राहुल गांधी की छवि निखरने के संदर्भ में तो कोई संशय नहीं है,
इसमें कमोबश पैनल एक राय हो रहा है। चिंतामणि जी भी भरे मन से ही सही पर यह मानने के लिए तैयार है, हाँ राहुल गांधी के संदर्भ में सुधार तो हुआ है। बाकी अजय उपाध्याय और रघु ठाकुर जी तो बहुत मुखरता के साथ इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन मसला एक व्यक्ति की छवि निखरने का तो नहीं है, मसला तो देश को जोड़ने के संदर्भ में है और इस पर विभाजन है। राहुल गांधी अपनी मान्यताओं से क्षण भर भी बदलने के लिए तैयार इस पूरी यात्रा में नहीं दिखे। अगर आप देश समझने निकले हैं तो आप कुछ नया समझ रहे हैं तो वो बदलाव दिखना चाहिए। मेरे साथ प्रशांत टंडन जी हैं। क्या प्रशांत टंडन जी आप उस बदलाव को देख पा रहे हैं कि आप एक जड़ता में आपने एक धारणा बना ली, अब यात्रा में निकले तो आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तथ्यों को समझ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी सोच में कुछ परिवर्तन आएगा। पर जो भाषा, जो शब्द यात्रा की शुरुआत में थे, आज 99 दिन बाद भी राहुल गांधी उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। एक इंटरव्यू आज सोशल मीडिया में छाया हुआ है जो उन्होंने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराजन के साथ संवाद करते हुए किया है, उसमें कमोबेश बातें वही हैं जो वो पहले दिन बोल रहे थे। तो प्रशांत टंडन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 100 दिन में राहुल गांधी ने अपनी सोच में बदलाव क्या लाया? देखिए, आपने शुरू में कहा कि सवाल राहुल गांधी का नहीं है जी, और इसको इस ढंग से समझे कि राहुल गांधी की जगह ये यात्रा कोई और कर रहा होता। जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके का मोबिलाइजेशन, इस तरीके का संवाद आवश्यक था देश के लिए। जी, और इसलिए आवश्यक था क्योंकि हमारी जो लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र है, बहुत विविधताओं से भरा पड़ा है समाज हमारा, कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है हमारी। और उस कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी में जो पहला सिद्धांत है वो डायलॉग का। जी, आप मनमोहन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक को गिनिए और नरसिम्हा राव को भी गिनिए। आप जो प्रधानमंत्री हुए उनमें संवादहीनता थी। जी, एक लंबा वक्त गुजरा भारत का इसमें कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रधानमंत्री में संवादहीनता थी। आप इंदिरा गांधी से तुलना कीजिए, राजीव गांधी से तुलना कीजिए, वीपी सिंह से तुलना कीजिए, देवगौड़ा से तुलना कीजिए, उनमें संवादहीनता नहीं थी। वाजपेयी जी से तुलना कीजिए, वाजपेयी जी के समय में प्रधानमंत्री कार्यालय कवर कर जी, जब मर्जी आता था, जाता था, अंदर से बात करता था, हंसी मजाक होती थी। तो ये संवादहीनता 3 प्रधानमंत्रियों के बीच में होकर गुजरी है देश में। तो ये संवाद स्थापित करना जनता से किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली शर्त है। जी, दूसरे की, देखिए, लोकतंत्र जो है वो रायशुमारी है। जी, चाहे वो नीतियां हो, कानून हो, कुछ भी व्यवस्था बनानी हो, आप लोगों से बात करेंगे। वो संवादहीनता दिखाई दी, किसानों से बगैर बात की कृषि कानून आ गए, जी, या तमाम ऐसे मसले। और केवल ही नरेंद्र मोदी सरकार का मसला नहीं है। जी, मैं मनमोहन सिंह की सरकार के समय का भी बता दूं आपको कि संवादहीनता उनके अंदर भी थी। तो ये संवादहीनता को तोड़ना, हीनता के दौर में हुआ क्या है? देखिए, नेताओं को जनता, जो पिछले 2-3 पीढ़ी की जनता निकल गई, वोटर मतदाता, उसने नेताओं को अपने बीच में देखा ही नहीं। नेता हेलीकॉप्टर से उतरता है, एसपीजी के घेरे में होता है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में होता है, आता है, भाषण देता है, उड़ जाता है। नेता से संवाद ही नहीं रहा जनता का। जी, वो उसको छू नहीं सकता, उससे अपनी बात नहीं कह सकता। मेरे ख्याल से राहुल गांधी की ये कोशिश रही है और इसमें कुछ हद तक कामयाबी उनको मिली है कि लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि रैलियां होती हैं, बसें आती हैं, बस के हम आप सब जानते हैं कि वो लोग कैसे आते हैं। जी, तो इसमें ये दिख रहा है कि ऑर्गेनिक लोग दिखाई दे रहे हैं, पहली बात। दूसरा कि देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजनीतिक पार्टी और 7 पार्टी डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। जी, वो जनता के लोग की नुमाइंदगी करता है विधानसभाओं में और लोकसभा में और राज्यसभा में। वो इलेक्शन चुनाव लड़ने की मशीन नहीं है कि हर बयान, हर पॉलिसी, हर भाषण चुनाव की दृष्टि से किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये जो डिजाइन है यात्रा का, इस रूप में इंपॉर्टेंट है। उसकी सफलता कितनी हुई हम आगे विश्लेषण करेंगे उसका। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात है जो राजनीतिक बात है। जी,
वो ये है कि देखिए, इसी हर दौर में एक बड़ा राजनीतिक आइडिया आता है और वो राजनीतिक आइडिया सफलता देता है। मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियां एक पॉलिटिकल आइडिया था जिसने 2 सरकारें दी। राम मंदिर एक पॉलिटिकल आइडिया था जिसने 3-4 सरकारें दे दी, 2 नरेंद्र मोदी की भी दे दी, जी, वाजपेयी जी की भी 1.5 सरकार दी उसने। मंडल कमीशन भी एक पॉलिटिकल आइडिया था जिसने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया बगैर पार्टी के आदमी को। जी, तो हर दौर का एक बड़ा पॉलिटिकल आइडिया होता है जो उस राजनीतिक विचार को, पार्टी को जो उसको आगे करती है, उसको सत्ता तक ले जाता है। ये टेस्ट करना बाकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त के मौजूदा दौर में एक जो पॉलिटिकल आइडिया दिख रहा है जमीन पर उतरता हुआ, वो ये भारत जोड़ो यात्रा है। अब वो पिछले परिपाटी में खरा उतरेगा नहीं उतरेगा ये हम आगे देखेंगे। मैं प्रशांत जी बीच में रोकना चाहूंगा, इसमें पॉलिटिकल आइडिया कहां है? मतलब पॉलिटिकल आइडिया मतलब आप सड़क पर यात्रा पे निकल गए, इससे देश में सरकार बना लेंगे, ये आपका कहने का आशय है, या इसके पीछे कोई और विचार है जो अभी तक हम नहीं समझ पाए, तो वो आप हमसे साझा करेंगे? ये विचार, देखिए विचार तो कांग्रेस पार्टी का नहीं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं कि एक की जो बहुत ज्यादा पोलराइज सोसाइटी है, चाहे वो धार्मिक आधार पे, आर्थिक मुद्दों के आधार पे। अब जैसे मान लीजिए रघुराम राजन की आप बात कर रहे थे, अब रघुराम राजन की बात में भी बहुत पोलराइज्ड ओपिनियंस है जी। इस पोलराइज्ड ओपिनियन के समाज में जो संवादहीनता है जी, हम बात करने को राजी नहीं है जी, सबने अपनी अपनी पोजीशंस ले रखी है। तो मुझे लगता है कि ये जो संवादहीनता टूटेगी अगर पिछले अगले कुछ वर्षों में, वो एक पॉलिटिकल आइडिया को जरूर जन्म देगी। पॉलिटिकल आइडिया को जन्म पॉलिटिकल पार्टी नहीं देती, समाज। प्रेरणा जी आपने सारी बात कह दी, लेकिन जो मेरा बुनियादी सवाल था, आप बार बार जोर इस बात पे दे रहे हैं कि संवादहीनता है देश में, उस संवादहीनता को खत्म करने में राहुल गांधी कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, पर उस संवादहीनता का परिणाम क्या है? मेरा सवाल इस बात को लेकर था। राहुल गांधी संवाद करने से पहले जिस सोच के साथ अपने शब्द व्यक्त कर रहे थे, इतने संवाद के बाद भी वही शब्द व्यक्त कर रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। सावरकर के संदर्भ में, संघ के संदर्भ में, मोदी जी के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में, कहीं पे भी तो कोई बदलाव नहीं है। दावा था जोड़ने का, विभाजन पर ही खड़े हैं। ये मेरा सवाल है, आपको कोई बदलाव दिख रहा है? राहुल गांधी जेपी नहीं है, राहुल गांधी विनोबा भावे नहीं है। राहुल गांधी एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं और उनका काम है, विपक्षी दल के नेता है, उनका काम है सरकार का विरोध करना। उसमें कैसे कॉम्प्रोमाइज करें? घोड़ा घास से दोस्ती कैसे कर लेगा? तो घोड़ा घास से दोस्ती कैसे कर लेगा, ये सवाल है। पर दावा तो यही किया गया था कि हम जोड़ने के लिए निकले हैं। तो टंडन जी जो बात कह रहे हैं उसमें विरोधाभास आ रहा है। मैं वापस अजय उपाध्याय जी के पास चलता हूं, लेकिन उससे पहले एक हस्तक्षेप चिंतामणि जी से लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रशांत टंडन जी की बात में एक आरोप है संवादहीनता का। क्या कहना चाहेंगे चिंतामणि जी? ये सवाल हर तरफ से उठता है, एक तरफा बात होती है आपके नेता के द्वारा, मतलब वो आए, कहे और चले गए, सुनने की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी है, देखिए हर जगह पर बुला रहे हैं, बैठ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सुन रहे हैं। क्या कहते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमको अलग परिप्रेक्ष्य में भी सोचना पड़ेगा। मन की बात जो बहुत यूनिक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, अगर उनकी तरफ बात है, इशारा है, ना बिल्कुल उसकी तरफ नहीं है। मैं रोकना चाहूंगा चिंतामणि जी, बिल्कुल उसके संदर्भ में नहीं है। प्रधानमंत्री मन की बात करें, इसका तो हमेशा स्वागत है और वो एक बेहतरीन कार्यक्रम है। और देश के प्रधानमंत्री हर हफ्ते आकर कुछ नए विचारों के साथ में देश से रूबरू होते हैं, इसकी सराहना ही होनी चाहिए। बात जो हो रही है वो इस संदर्भ में हो रही है कि 8 साल से ज्यादा समय हो गया प्रधानमंत्री का, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। वह कभी मीडिया से सीधे रूबरू होकर बात करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर कभी आते भी हैं तो एक बयान दिया और चले जाते हैं, कभी टीवी में प्रकट होते हैं, अपनी बात कहते हैं और चले जाते हैं। इसके संदर्भ में बात है। इवन पार्टी के संदर्भ में भी जो बैठकें होती है संसदीय दल वगैरह में भी, उसके संदर्भ में भी जो खबरें आती है माननीय चिंतामणि जी, वो यही आती है, एक तरफा संवाद होता है। वो खड़े होते हैं, अपनी बात कहते हैं और उसके बाद चल देते हैं। तो इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे आप? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये एक तरफा संवाद को लेकर
इशारा था प्रशांत टंडन जी का। क्या कहते हैं चिंतामणि? नहीं, मैं उनके इस वक्तव्य का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा निर्शील विवेक से देखे विषय को। आप बताइए कि जो मन की बात है वो तो पूरे देश के लोगों की सुनते हैं, तब उनमें विषय आते हैं, तब उस पर वो बात करते हैं। इसका मतलब संवाद तो उनका है। आप प्रधानमंत्री से अपेक्षा करेंगे कि वो जन जन से बात करें, तो मुझे लगता है ये अन्यथा है। दूसरी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं जो आरोप विहीनता है उसका परिचायक है कि कोई आरोप ही नहीं है उनके अरे खिलाफ। कमाल हो गया चिंतामणि जी, आपने इतना समय अटल जी के साथ बिताया और उसके बाद भी हमसे कह रहे हैं आप ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, ये बात तो बड़ी गलत है। अटल जी के साथ इतना समय गुजारने वाले चिंतामणि मालवीय जी, आज संवाद के संदर्भ में हमने बात कर दी तो हमें समझाने चले कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। कमाल की बात है चिंतामणि जी, आप वाकई कमाल है। बहरहाल मैं अपनी चर्चाओं को अभी केंद्रित रखता हूं। जी चिंतामणि जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ना, मैं यही कह रहा हूं कि ये आरोप विहीनता है कि कोई आरोप उनके खिलाफ बनता नहीं तो फिर एक इजाद कर लिया, एक फैब्रिकेट कर लिया, अरे साहब आप संवाद नहीं करते। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा संवाद करने वाला कोई प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है। उनके तो कपड़े भी संवाद करते हैं, उनके तो जो स्वरूप है वो भी संवाद करता है लोगों से। और यही कारण है, आप देखिए कि जब किस मौके पर उन्होंने कौन से कपड़े पहने, ये भी संवाद है उनका। तो आप संवाद की ऐसी पराकाष्ठा के व्यक्ति से डायरेक्ट संवाद की, जनता से जो जुड़ाव, कौन से सूट की याद दिलाना चाह रहे हैं चिंतामणि जी अचानक? आप जानने में दिलचस्पी हो गई लोगों की। बहरहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और मैं वापस डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास रुख करता हूं। अजय उपाध्याय जी वापस मुद्दे पर आते हैं और मुद्दे में जानना चाहते हैं कि यात्रा अब संपूर्णता की ओर अग्रसर है। क्या हासिल होगा इस यात्रा के माध्यम से? रघु ठाकुर जी ने सवाल उठाया, यात्राएं तो पहले भी हुई, कुछ निकला नहीं। एक गांधी जी की यात्रा के संदर्भ में उद्देश्य था, तो जो उसने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया, नमक तोड़ो कानून के संदर्भ में दांडी यात्रा को लेकर। तो राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर निकले हैं, उसको लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? क्योंकि हमारी बात तो सपने के साकार होने को लेकर ही है। जितनी जगहों से आप यात्रा लेकर निकल रहे हैं, कुल 37 सीटें उसमें आपने जीती हुई हैं। 37 को कितना कर लेने की उम्मीद कर रहे हैं? सवाल सीधी बात, क्योंकि सब यही बोल रहे हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति से राजनीतिक उम्मीद तो करनी ही चाहिए। तो डॉक्टर अजय उपाध्याय आपसे सीधा पूछ ले रहे हैं, राहुल गांधी का बहाया हुआ पसीना आपकी सीटों को सींचकर कहां तक पहुंचा देगा? सम्मानित रघु ठाकुर साहब का वाकई उनके जो विश्लेषण थे, क्योंकि वो गार्जियन की तरह हम सबके लिए हैं और भारतीय राजनीति का एक उनका अलग चेहरा, एक अलग चरित्र, उनकी एक अलग सोच, एक अलग उनका विचार है और वो विचार भारत के विचार से मिलता है। मैं सलाम करता हूं उनके विचार को और मुझे खुशी होती है जब भी उनके साथ में बैठता हूं। आज उन्होंने जो भी विचार रखे हैं, मैं उनके विचार को काउंटर करने का अधिकारी नहीं हूं। हाँ, जरूर मैं उसमें कुछ चीजें रखना चाहूंगा साथ में जोड़कर। जैसा उन्होंने कहा, सुरक्षा के संग संवाद कितना हो पाता होगा और कैसे हो पाता होगा, तो मैं एक दो जगह संवाद में रहने का मुझे मौका मिला। ठीक है, सुरक्षा के एक दृष्टिकोण तो है, इसमें सच है बात, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो जब राहुल जी इंटरेक्शन का जब उनका दौर होता है, जब 1-to-1 एक मीटिंग करते हैं या अंदर में जब बात होती है, तो वहां सुरक्षा कर्मी की एक चीजें होती है, वो दूरी रहती है और बातचीत के एक पॉजिटिव नोट्स में रहता है। ज्यादातर सुनने का प्रयास होता है अलग अलग वर्ग के लोगों की, उनकी समस्या, उनके विचार को। उससे निश्चित तौर पे लीडरशिप में भी एक उसका सोच, उसके चिंतन बनती है और समस्याओं से भी हम डायरेक्ट रूबरू होते हैं, देखा सुनी नहीं, साथ जाकर के डायरेक्ट फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आती है। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के और भी नेतृत्व के लिए लाभदायक है और जनता से संवाद का एक मौका हमें मिलता है, वो कहीं ना कहीं पार्टी को भी उसका लाभ हमें मिल रहा है। क्या लाभ मिलेगा डॉक्टर अजय उपाध्याय जी? हमेशा इस बात को लेकर शिकायत हुई है कि राहुल गांधी इस देश को अभी तक समझ नहीं पाए। उम्मीद जागी हम सबको कि अब तो पदयात्रा पर निकले, समझ जाएंगे। अभी खबरें आ रही हैं कि यह यात्रा दिल्ली पहुंचकर विराम लेने वाली है। 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक यात्रा विराम पर रहेगी। जिनका आपके प्रति अतिशय प्रेम है, जिनका आपसे अगाध स्नेह है, जो आपके संदर्भ में ही दिन रात सोचते रहते हैं, ऐसे तमाम लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए और वो बता रहे हैं भारत जोड़ो अभियान क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर की पार्टियों में व्यस्त रहेगा। आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर अजय उपाध्याय,
आप राजनीति कर रहे हैं, हिंदुस्तान में सियासत कर रहे हैं और ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर ईव तक स्थगित कर रहे हैं। क्या संदेश जाएगा देश में? विचार नहीं करते? थोड़ा रोशनी दीजिए। डॉक्टर साहब, आज 100 दिन है, 100 दिन मतलब 3 महीने से ज्यादा का समय है लगभग। और राहुल गांधी जी जब से यात्रा पर निकले हैं, दिल्ली जरूर एक बार वो आए थे किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब उनको अध्यक्ष का जो शपथ ग्रहण था, कभी यहाँ पे रात्रि विश्राम उन्होंने नहीं किया। क्या ये अपने आप में कहने के लिए अब इसके बाद कुछ बचता है? और जो यात्रा 1 सप्ताह का स्थगन का मामला जो है, विराम का मामला है, वो उसके टेक्निकल कारण है जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नेता हैं, जो मीडिया विभाग के हेड हैं जयराम रमेश जी ने आज नहीं कई दिन पहले उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको बुला करके कहा कि जो कंटेनर है इतने दिनों से चल रहा है, उसके रख रखाव का और उसको मेंटेनेंस की जरूरत है। और यहाँ से ठंड बढ़ेगी आगे, आप समझ रहे हैं कश्मीर तक जाने में ठंड का समय आ रहा है। अजय उपाध्याय जी, मैं तो सब समझ रहा हूं, पर क्या इस देश को कांग्रेस और माननीय राहुल गांधी जी समझ रहे हैं? इस पर सवाल कर रहा हूं। सत्य क्या है ये अलग बात, और समझा क्या जा रहा है ये अलग बात। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जिनका एक एक कदम आप देख नहीं रहे थे, चिंतामणि जी अभी हमें समझा रहे थे। अरे क्या संवाद की बात करते हो? मोदी जी के तो कपड़े भी संवाद करते हैं, कहां वो क्या पहनते हैं उससे भी संदेश जाता है। हिमाचल जाते हैं तो वो कौन सी टोपी पहनते हैं, जब वो जम्मू कश्मीर जाते हैं तो कौन सा शॉल ओढ़ते हैं, इसके साथ भी अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। एक नेता की इस कुशलता के संदर्भ में आलोचना होनी चाहिए, सराहना होनी चाहिए, विचार का विषय हो सकता है, पर उन्हें यह समझ है क्या जनता को भाएगा, क्या जनता को लुभाएगा, क्या जनता मेरे साथ में जुड़ जाएगी। मेरा आपसे सीधा सवाल है डॉक्टर अजय उपाध्याय कि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर ईव तक इस यात्रा को स्थगित रखना, क्या राहुल गांधी की पुरानी छवि वापस लौटाने की कोशिश नहीं देखी जाएगी? जिस तरीके से मैंने बताया कि आपके प्रति प्रेम रखने वाले लोग सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, भरी पड़ी हुई है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे बाढ़ लगी हुई है। चिंतामणि जी को भी अभी जानकारी हो गई, देख लीजिएगा, शर्त लगाता हूं कुछ ही घंटों में चिंतामणि जी भी इस पर अपना विचार साझा कर ही देंगे देश के साथ। क्या कहते हैं आप? चूक नहीं जाते आप नाजुक मौकों पर? आदरणीय मालवीय जी से मैं जरूर कहूंगा, बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, भाजपा के साथी हैं, और उनकी विचार जो भी हो वो हमें लाभ देता है। आज जो भी वो करेंगे कांग्रेस के विरुद्ध, राहुल गांधी के विरुद्ध, वो हमें चर्चा में लाता है और आप जैसे लोग उसको चर्चा में लाते हैं। जहां तक राहुल गांधी जी के कमिटमेंट और प्रतिबद्धता की बात है और भारत को समझने की बात है, भारत की जो मौलिक अवधारणा है आइडिया ऑफ इंडिया, उसको राहुल जी नहीं समझते तो इस तरह की यात्रा लगभग 3500-3600 किलोमीटर की नहीं करते। और वो निरंतर करके ये दर्शा रहे हैं और दिखा रहे हैं और समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि ये भारत कैसा है और भारत के विचार कैसे इस देश के मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। चुनावी संदर्भ में आपने जरूर डॉक्टर साहब बात की है जिसको मैं उत्तर देना चाहूंगा जी। हो सकता है राजनीतिक, ठीक कह रहे हैं आप, विनोबा भावे नहीं है जैसा प्रशांत जी ने कहा, वो गांधी जी भी नहीं है और उन्होंने स्वयं भी स्वीकारा, रहे भी नहीं। मैं भी कहता हूं, जो लोग कहता है राहुल गांधी महात्मा गांधी है, तो मुझे लगता है वो सिर्फ महज उनको खुश करने के लिए है, उससे ज्यादा नहीं है। और ये सच्चाई हम सबको समझना है, महात्मा गांधी का फलक बहुत बड़ा था और परिदृश्य अलग था। राहुल गांधी बने रहे। राहुल गांधी इस देश की मिट्टी को समझते हुए देश के लोगों से जुड़े, संवाद की जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है वो जारी रहे। हमारी यही उपलब्धि है। सत्ता और सियासत समय के अनुरूप बदलती है और आती और जाती है। रघु ठाकुर साहब से ज्यादा कोई नहीं समझता है यहाँ पैनल। तो मतलब 2024 को लेकर हम बहुत उम्मीद ना करें, आप संवाद में खुश हैं। आपको 2024 के लिए कोई उद्देश्य नहीं है, इस यात्रा को उस मायने में हम देखने की कोशिश ना करें। उस स्तर पर हमारा संगठन चुस्त दुरुस्त हो रहा है। आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम लोगों ने चुनाव किया, हम हिमाचल में चुनाव, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। उपचुनाव में मोदी जी के नीतियों के विरुद्ध में लोगों ने, जनता ने मोदी जी को कहीं न कहीं समर्थन नहीं दिया है। तो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य, उन मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा भी होगी और राजनीतिक विमर्श के साथ हम चुनाव में भी जाएंगे। ये डॉक्टर अजय उपाध्याय का कहना है। समय मेरे पास सीमित है, मुझे विस्तार देना है बातचीत को। मैं चिंतामणि जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले रघु ठाकुर जी का विचार चाहिए मुझे। ये यात्रा स्थगित हो रही है 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक। रघु ठाकुर जी, क्या आप
इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं देश के संदर्भ में, कि देश ये मानने के लिए तैयार है कि वो जो कंटेनर है ना, उनकी मेंटेनेंस होनी है, उनकी साफ सफाई होनी है, सर्दी के लिहाज से इंतजाम होना है, इसलिए ये ब्रेक है। या जिस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जाता है वो लोग उसी को मानेंगे कि राहुल गांधी है, अब शायद पार्टी वार्टी की जरूरत होगी तो क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर ईव तक जाएंगे। उनके हिंदू होने और उनकी यूरोप के साथ संबद्धता को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते रहे, उनको संबल मिलेगा, उन सवालों को मदद मिलेगी इस ब्रेक के चलते। क्या कहते हैं रघु ठाकुर जी? हिमांशु जी, मुझे 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, आप बीच में रुकना मत जी। क्योंकि पहले भी बात पूरी नहीं हो पाई थी। एक तो ये था, आपने जो प्रश्न उठाया है मैं सबसे रिएक्शन करता हूँ जी कि इनकी यात्रा को रोकने के लिए तकरीर कठिनाई हो भी सकती है, मान लीजिए जी परंतु जो पब्लिक परसेप्शन बनेगा वो वही बनेगा जो आप कह रहे हैं। जी क्योंकि पब्लिक यात्रा को बीच में रोकना एक अच्छी बात नहीं मानती है, जबकि यात्रा एवरेज चलने वाली हो, एक कागज है, तो पब्लिक परसेप्शन तो इस पर अच्छा नहीं बनेगा, ये मैं मानता हूँ। दूसरी बात जो मैंने उस समय शुरू की थी, जो महत्वपूर्ण बात थी कि आप जो मिल रहे हैं, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, देश को समझ रहे हैं, पर आपके मिलने का ज्यादा हिस्सा जा रहा है उन स्वयंसेवी संगठनों के साथ में जो आपके साथ पहले भी काम करते रहे हैं और जिनका एजेंडा इस देश के आम आदमी के कई बार उसको लिखता है। जी आज अभी रघुराजन जी जी और यही सारे सवाल पूछे थे। जो हमारे स्वयंसेवी संगठनों के मित्र लोग हैं, उनका एजेंडा जो है वो एजेंडा उनके अपने फंडिंग एजेंसी का एजेंडा होता है और आमतौर पर वो एजेंडा देश में बहुत स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि जो विदेशी आर्थिक शक्तियां हैं वो जब किसी को पैसा देती है संगठनों को, तो वो अपने इश्यूज को रखकर देश की आम समझ क्या है, देश की आवश्यकता क्या है, इन सवालों पर क्या राहुल जी ने कोई नया सोच बनाया है या बन पाया है, मुझे ऐसा नहीं दिख पा रहा। इसलिए कि उनके संवाद में जो एक सीमा है, इस सीमा के चलते उनका समाज सीमा के भीतर रहता है, ये भी एक सुधर की बात है। और जो बात चर्चा में भी आई भी, इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, जो कैडर है, उस कैडर में उत्साह आया है, परंतु वो जो उत्साह आता है वो उत्साह थोड़े दिनों के बाद में अगर आपस में गुटबाजियां रहती है, झगड़े रहते हैं और जो सीमा से लाग जाते हैं तो झगड़ भी जाते हैं और टूट भी जाता है। अब जिस दिन वो इंदौर गए, उसके एक दिन 2 दिन पहले वहां के एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाजपा में चले गए और एक प्रकार से पूरा जो सिख दिमाग था, जो आक्रोश था सिख भाइयों का, उस आक्रोश को प्रकट करने का अचानक मौका मिला गया। तो ये कुछ चीजें हैं कि जिनके बारे में सोचना चाहिए कि भाई संवाद आपको किससे करना है, जनता की समस्याओं को बारे में जनता सोचती नहीं चल रही है जी। आप जो हल दे रहे हैं वो हल आपके जो बने बनाए हल हैं, अगर वो हल होते तो क्या उन हल से तो पहले रास्ता निकल जाता जी। तो मैं समझता हूँ कि जो जनता के साथ से संवाद होता है और जनता से जो चीजें मिलती है, देखिए गांधी जी हम लोग इसमें आदर्श है और दुनिया के आदर्श है जी। गांधी ने चरखे का सवाल लिया तो चरखे की याद भी गांधी को आम जनता से आई, आम जनता को दिया। अगर वो केवल 2-4 लोगों या संगठनों के बीच में घिर रहे थे कि साहब अगर रघुराजन से बात कर रहे हैं तो कल नर्मदा बचाव वालों से बात कर रहे हैं, तो परसों गैस पीड़ित वाले संगठनों से बात कर रहे हैं, तो इससे बात करें, ये तो प्रायोजित हो गया। ये जनता, ये देश नहीं है। देश में इससे हट करके ये तो जो सीमित इलाका है और एक प्रकार के स्वार्थ तत्व वाले भी लोग हैं, तो उसके साथ भी कोई संवाद कभी करता और बेहतर होता। जो राजनीतिक दल के नाते जो राजनीति हो रही थी वो प्राय की बात नहीं है, पर क्या कभी उन्होंने कोई समाजवादी विचारधारा के या लोहिया के विचारधारा के राजनीतिक दलों से बातचीत करना शुरू की या चर्चा की? कभी क्या उन्होंने लोहिया को समझने का प्रयास किया, जयप्रकाश जी को समझने का प्रयास किया? अगर वो ये भी प्रयास करते तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक प्रकार का इससे लाभ ही होता। बड़ा ही महत्वपूर्ण किस्म का दृष्टिकोण साझा किया है रघु ठाकुर जी ने हमारे साथ में। थोड़ी तकनीकी तौर पर उनकी आवाज सुनने में हमें दिक्कत जा रही है, मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा कि आवाज उतनी साफ नहीं, लेकिन उनके भाव को महसूस करिए। वो ये कह रहे हैं कि इस यात्रा में स्वयंसेवी संस्थाएं ज्यादा हावी हो रखी हैं और वो स्वयंसेवी संस्थाएं अपने एजेंडे के अनुसार संवाद करती हैं। वो क्या इस देश के आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रही है, इस पर सवाल है। महत्वपूर्ण टिप्पणी है। चिंतामणि जी को तो स्वर्णिम अवसर है इस पर अपनी बात कहने का,
इसलिए मैं चिंतामणि जी से बसते हुए पहले तटस्थ टिप्पणी के लिए प्रशांत जी के पास जाऊंगा। प्रशांत जी, जो बात रघु ठाकुर जी कह रहे हैं वास्तविकता के करीब पाते हैं आप? वाकई राहुल गांधी को आम आदमी से संवाद बढ़ाना चाहिए वनस्पत इन प्रायोजित संस्थाओं के? हाँ, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और देखिए हिमांशु जी, हो क्या रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर आप देखिए, चर्चा आप लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के भी जो चिंतामणि जी मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कैडर है जी, ठीक है। अब कर कैडर है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और कांग्रेस पार्टी के पास इस वक्त बड़ा स्वर्णिम अवसर ये है कि लगभग 22 साल बाद उनका एक पब्लिक फेस और सेक्रेटरिएट चलाने का इंतजाम अलग अलग है। जी, अभी तक ये स्थिति नहीं थी। जी, और दूसरी तरफ काम नहीं हो रहा है। मतलब मैं देख रहा हूं कि अब तक मान लो राहुल गांधी यात्रा में है तो विपक्षी एकता का क्या पहल हो रहा है? क्या शरद पवार से, ममता बनर्जी से या नीतीश कुमार से या शिवसेना से कोई बैठक हो रही है स्टालिन से? मुझे होता नहीं दिख रहा है वो। जी। लेकिन उसके बाद मैं वापस अपने मुद्दे पर आता हूँ जो आपने सवाल पूछा। देखिए, कांग्रेस के अंदर पिछले 15-20 साल में अगर आप देखिएगा तो बहुत भयंकर रूप से वैचारिक कंफ्यूजन है। जी, इनके कार्यकर्ता को कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन नेताओं को इनका है। जो मिडिल रैंक की नेता है उसके अंदर वैचारिक कंफ्यूजन है। जी, उसको लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व करे, कि सेकुलर हो जाए, कि पूंजीपति के गोद में बैठे, कि समाजवादी बन जाए। एक वैचारिक कंफ्यूजन रहा है मुझे लगता है। और राहुल गांधी की चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती यही रही है। जी, उसी वैचारिक कंफ्यूजन ने G23 को पैदा किया था। जी, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी यहां पे अगर सफल हो पाए कि वो पार्टी के अंदर वैचारिक कंफ्यूजन को दूर कर दें, जी, तो जैसा आप लोग कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर कैडर है, पार्टी की अपील है, राष्ट्रीय पार्टी है और सत्ता में रही है बहुत समय, तो उस पार्टी को रिवाइव होने में टाइम नहीं लगेगा। बड़ी लेकिन वो महत्वपूर्ण टिप्पणी है प्रशांत टंडन जी की। वो मर्म पे पहुंच रहे हैं। बोले दिक्कत है कांग्रेस के संदर्भ में वैचारिक रूप से असमंजस की। हम है किस सोच के साथ ये कांग्रेस के नेताओं को ही पता नहीं है, तो जनता को अपने साथ जोड़े कैसे? क्या राहुल गांधी इस यात्रा के समापन तक वैचारिक असमंजस के इस दौर को खत्म कर पाएंगे? ये सवाल है। चिंतामणि जी, कितना डर रहे हैं आप इस बात को लेकर कि राहुल गांधी आपको मानने के लिए विवश कर दिए कि कांग्रेस का कैडर है और ठीक ठाक कैडर है? अब टंडन जी इस बात को लेकर आशान्वित है कि वैचारिक रूप से जो एक कंफ्यूजन है शायद इस यात्रा तक वो खत्म हो जाएगा। कैडर है और विचार की मजबूती मिल गई तो आपका क्या होगा चिंतामणि जी? मुझे तो आपको लेकर डर लगने लगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि बहुत असंभव स्वरूप का टास्क जो है वो टंडन जी ने दे दिया राहुल गांधी जी को। तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आता तो अब तक आ गया होता। वो अब उनकी आयु इतनी हो गई कि नया कुछ सीखना नहीं है। जो दूसरे बता रहे उन्हीं पर चल रहे हैं, वो केवल फॉलो कर रहे हैं। दूसरा ये है कि रघु ठाकुर जी है, मैं बहुत मानता हूं उनको, बहुत अच्छे विचारक हैं। और रघु ठाकुर जी ने जो बात की तो अजय उपाध्याय जी का जो इमोशनल अत्याचार था वो काम नहीं करा। उन्होंने बहुत अच्छे से सारी बात करी थी, वो काम नहीं आया उनका। लेकिन जहां तक राहुल गांधी जी के इस तरह का सवाल है कि वैचारिक कोई सुधार होगा, ये असंभव है। अच्छा तमड़ी जी, मैं बीच में रुकता हूं आपको। आज आप रघु ठाकुर जी के बहुत आभारी है ना? रघु ठाकुर जी हमेशा आपको सामने दिखाई देते थे, आज आपको ऐसा लगा कि आपके साथ रघु ठाकुर जी है। काफी आभारी हो गए, मुग्ध हो गए उनपे, ऐसे ही ना? रघु ठाकुर जी बहुत निष्पक्ष विश्लेषक हैं, बहुत दार्शनिक और बहुत अच्छे अध्येता हैं। मैं उनको बहुत मानता हूं। अनेक विषयों पर मैंने उन्हें सुना है और मैं उनमें तो लोहिया की छाया देखता हूं। ऐसे विचारक, ऐसे चिंतक ही कम है। तो मेरी अपेक्षा मैं बहुत जल्दी मोदी जी की नीतियों पर एक कार्यक्रम करूंगा चिंतामणि जी, और उसमें रघु ठाकुर जी को साथ में बिठाऊंगा और फिर देखूंगा कि आपके विचार उनके संदर्भ में क्या है। बहरहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। तो कुल करके जो आपका सवाल है इसमें देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कहीं जैसा कि अभी टंडन जी ने बोला कि भाई अब संगठन कोई और देखेगा, जनता कोई और। तो आप देखिए कि कितना बड़ा अपमान है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि किसी भी पोस्टर पर मल्लिकार्जुन का फोटो नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देता। उनको तो केवल ऐसा एक बना दिया गया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थिति ये है। और राहुल गांधी जी, अरे चिंतामणि, आप कैसी बातें कर रहे हैं?
राहुल गांधी की इस त्याग और तपस्या और कांग्रेस के इस त्याग और तपस्या पे आप सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने साफ इंकार कर दिया कि ये हमारी यात्रा नहीं है, हमारा इस यात्रा को समर्थन है, पर ये जनता की यात्रा है। कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह तक इस यात्रा के किसी बैनर पोस्टर में नहीं लगाया, और आप चाहते हैं कि जिसमें कांग्रेस की पार्टी का नामो निशान नहीं है उसमें खड़गे जी का फोटो होना चाहिए। ऐसा वाकई ये खुद भी भ्रमित है और जनता को भी भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। और जो चीजें बताई, देखिए पहली चीज है दर्शन, वो इनके पास है नहीं, ये है तो फिलोसफी। नेता इनके पास स्वीकार्य नहीं है, जनता को, केडर को स्वीकार्य, नीति इनकी कोई है नहीं, कार्यकर्ता इनके पास है भटका हुआ है, कार्यक्रम इनके पास है नहीं। तो कुल करके ये पार्टी खाली पार्टी है। ये दौड़ लगा रहे हैं उस केवल जो इतने समय का है, उनके पास कोई आधार है, उसी को रिवाइव कर रहे हैं। कुछ नया नहीं है इनके पास। चंद्रामणि जी कह रहे हैं कि नहीं अभी भी हमारा मामला बना रहेगा, नेता कैडर को स्वीकार है, जनता को स्वीकार नहीं। टंडन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी टिप्पणी मैं उनकी लूंगा, फिर समापन में अजय उपाध्याय से करूंगा। जी टंडन जी। बिल्कुल एक छोटी सी बात केवल चिंतामणि जी से कहना है कि देखिए वो नड्डा जी के पूरक है कांग्रेस में, खड़गे जी। तो आपने अभी हिमाचल का चुनाव किया, नड्डा जी के पोस्टर पर लड़ा नहीं, वो सब कुछ कह दिया टंडन जी ने अपनी एक लाइनर में, वन लाइनर बोलते हैं इसे हमारी भाषा में, एक लाइन में बता दिया। कुछ नहीं है खड़गे जी, बिल्कुल आपकी बात के साथ है चिंतामणि जी। टंडन जी वो कह रहे हैं वो कांग्रेस में नड्डा जी के पूरक है, जैसे नड्डा जी आपकी पार्टी में वैसे कांग्रेस में माननीय खड़गे जी हैं। साफ बात कह दी उन्होंने, बुरा मत मानिएगा। बहरहाल मैं आखिरी टिप्पणी के लिए डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास रुक करता हूं। कल 100 दिन पूरे होंगे, किस संकल्प के साथ? आपकी आखिरी बात। देखिए 100 दिन पूरे हो रहे हैं और 100 दिन में स्पष्ट है कि हमने एक लगभग 8 राज्यों को आप ही दिखा रहे हैं, 7 राज्यों की यात्रा हमारी पूरी हुई है। आने वाले समय में भारत कैसे मजबूत होगा, भारत में कैसे जो मुद्दे हमने लेकर के हम आए हैं उससे कैसे जो है उन मुद्दों पर बहस होगी, और आज बहस हो रही है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। माननीय रघु ठाकुर जी ने कहा कि लोहिया और जेपी के विचारों को, राहुल गांधी का जो थिंकिंग प्रोसेस है और जिस तरह से उन्होंने राइट्स पीपुल्स को, जनता को देने का काम किया, अलग अलग अधिकार अलग अलग कानूनों के माध्यम से जब वो थे और जब वो निर्णय लेने का प्रयास करते थे, आज भी उन मुद्दों पर संघर्ष करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं है, उनमें जेपी भी दिखते हैं, विनोबा भी दिखते हैं, लोहिया जी भी दिखते हैं, नेहरू भी दिखते हैं, गांधी भी दिखते हैं। तो वो एक वैचारिक तौर पे वो हमारा विचार है, जो भारत का विचार है, भारत की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जो सोच है उसी पर हम चल रहे हैं। हाँ, कुछ कमी हम में है, हम भी उसको प्रयास कर रहे हैं, उसको इस यात्रा के प्रोसेस में उसको खत्म करें। जनता से संवाद हमारा भी टूट गया था एक समय में, राहुल गांधी जी ने उस जनता से संवाद करने का प्रयास किया और उसका हमको बड़ा समर्थन मिल रहा है। हमारे कार्यकर्ता भी उससे उत्साहित हुए हैं और साथ में जो मुद्दे थे वो मुद्दे भी आम जनमानस में गए, क्योंकि आज मोदी जी के चाहे जिन कारणों से हो, बट मोदी जी के असफलताओं को जनता के बीच ले जाने में वो डरती है। तो राहुल गांधी जी डायरेक्ट संवाद में है। आदरणीय मालवीय जी का काम निश्चित तौर पे विरोध करना, वो करेंगे, मैं कैसे आशा करूंगा कि वो समर्थन हमको करेंगे। लेकिन ये भी सच है कि संगठन के स्तर पर हमने जो चुनाव लड़वाया, जो चुनाव हुआ हमारे यहाँ, बेशक आप आंशिक ही कह रहे हैं, लेकिन हमने वो किया है, ये विकल्प दिया है पार्टी के अंदर और जनता में इस पर चर्चा के लिए। और ये भी राहुल जी के कहीं ना कहीं सोच का परिणाम था, नहीं तो चाहते तो बन जाते दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये एक प्रक्रिया है, पार्टी हमारी कहीं ना कहीं सकारात्मक नोट पे चल रही है और सामाजिक मुद्दों को भी हम राजनीति के केंद्र में लाना चाहते हैं। इस पूरे यात्रा का ये उद्देश्य 100 दिन पूरा होते होते हमने इसको करने का प्रयास किया है। तो सामाजिक मुद्दों को देश के केंद्र में लाना चाहते हैं और उसमें हम सफल हो रहे हैं, ये कहना है डॉक्टर अजय उपाध्याय का। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय विचार कीजिएगा, रघु ठाकुर जैसे चिंतक सवाल उठा रहे हैं आपके संवाद की शैली पर यात्रा के दौरान। उनका मानना है स्वयंसेवी संस्थाएं ही इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। आम आदमी से जुड़ने की कोशिश कीजिए, उनको समझने, जानने, बूझने की कोशिश कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको भले ही राहुल गांधी में विनोबा भी दिखते हो, जेपी भी दिखते हो, नेहरू भी दिखते हो, इंदिरा भी दिखती हो, लेकिन इस देश के लोगों को राहुल गांधी में एक भरोसेमंद नेता दिखना चाहिए, तभी आपका उद्धार हो सकता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में अगर आपको नेतृत्व लेना है,
अगर इस देश को दिशा देने का काम आपको करना है तो इस देश के निवासियों की मूल भावना को समझना होगा। आप कितने ही तर्क दीजिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, पर हर कांग्रेसी के जहन में यह सवाल है कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं तो ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर बीच में उस समय पर विराम, जिस समय को लेकर सवाल रहते हैं, पूरा देश पूरी दुनिया में एक छुट्टी का मूड होता है, तो क्या देश जोड़ने के काम में भी छुट्टी ली जा सकती है? यह सवाल आपकी पार्टी को परेशान करेगा। आज नहीं तो कल शायद आप मेरे इस विचार के साथ खड़े होंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, विचार कीजिएगा कि अगर नाजुक मसलों पर आप अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले ऐसी बड़ी चूक करेंगे तो आपका मामला बनेगा कैसे? बहरहाल इतना तय है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से अपने आप को एक समर्पित राजनेता के तौर पर स्थापित करने में सफलता हासिल कर ली है, पर क्या उनकी ये कोशिश पार्टी को पुनः स्थापित कर पाएगी, ये अभी भी संशय के घेरे में। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सरगर्भित चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। माहिर उल कादरी ने यह शेर लिखा था। हम ये शेर राहुल गांधी को समर्पित करते हैं। वह एक संघर्ष के संदर्भ में यात्रा पर निकले। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।